दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। 4-5 बहुत बड़े डेवलपमेंट हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। बहन जी मायावती जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मैंने भी अपने चैनल पर लाइव किया था। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा, लाइव वाले सेक्शन में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लोगों ने सुना, अपनी अपनी चीजें समझा, कहा, निकाला, लेकिन खबर जो कही जाती है वो होती नहीं है, या कुछ ऐसा कह दिया जाता है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता और उसमें बहुत सारे निहितार्थ छिपे होते हैं। बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस बात की करेंगे जिसमें बहुजन समाज पार्टी भविष्य में क्या करने जा रही है, क्या करना चाहती है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। इस पर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के ओबीसी को जोड़ने वाले एक मास्टर प्लान की, और बात साथ में करेंगे बहुजन समाज पार्टी के उस सुपर 30 प्लान की जो उत्तर प्रदेश में लागू कराया जाने वाला है, और बात आखिर में 2-3 बड़े इंप्लीमेंटेशन जिनकी चर्चा बहुजन समाज पार्टी के भीतर बहुत जोरों से उठ रही है, बहुत तेजी से मांग उठ रही है। बसपा, ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात मैं नहीं आपसे कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के भीतर जो लीडरशिप है और जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, मंडल के हैं, प्रभारी जो लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब उसको सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाना चाहिए, उसका अपना एक आईटी सेल होना चाहिए, अपनी बात रखने वाले, अपनी बात पहुंचाने वाले होने चाहिए। बात आज इन सब मुद्दों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा और ऐसा कौन सा फैसला ले लिया जिसको लेकर के बहुत उस फैसले को चौंकाने वाला माना जा रहा है। बात आज सबसे पहले उसकी करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने लगभग एएनआई और पीटीआई को अपने यहाँ बुला करके एक पूरा बयान अपना जारी किया। 16-17 मिनट का वो बयान है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, हमारे चैनल पर लाइव है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, ये बयान क्यों जारी किया, इस पर बात करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में संविधान पर चर्चा हो रही है। संविधान पर चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब संविधान को दोस्तों अपने अपने तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर उन्होंने ये इस मुद्दे को लेकर के भी अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने कहा कि संसद में काफी गर्मा गर्म चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा तब सार्थक है जब जरूरतमंद और सही लोगों का उनको अधिकार मिले। दोस्तों बहन जी ने यहां नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद में जो बातें चल रही हैं वो वाकई में बहुत चिंता का विषय है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके से उन्होंने आईना दिखाया, बाबा साहेब को लेकर के आईना दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने ज्यादती की, और लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में कांग्रेस ने किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ व्यवहार किया या बाबा साहेब के साथ व्यवहार किया, उसका उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र किया। दोस्तों इस बीच एक चर्चा चल रही थी उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों की। उन समीकरणों में बहन जी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विराम लगा दिया। कहीं ना कहीं इशारों में यह कहा जा रहा था, यह बोला जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी निकट भविष्य में कांग्रेस पार्टी के साथ आ सकती है या उसकी कुछ चर्चाएं चल सकती हैं या उसके साथ कुछ स्थितियां बन सकती हैं। जब से बहन कुमारी मायावती जी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर उनके साथ प्रियंका गांधी के रिश्ते और तमाम सारी बातों को जोड़ करके एक नए तरीके के समीकरण, चर्चाएं इस तरीके की चली। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस को घेरा, उससे एक बात एकदम साफ हो गई कि कांग्रेस के साथ
जो है वो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करने वाली है। एक और बात आप देखिए, बहुत कॉमन है बहन जी, जब भी बोलती हैं तो कांग्रेस को लेकर के काफी मुखर होती। उन्होंने एक और जिक्र किया कि कुछ लोग संविधान को माथे पर लगा करके दिखा रहे हैं, कुछ लोग संविधान को संसद के भीतर ऐसे दिखा रहे हैं, किताब एक हाथ में संविधान दूसरे हाथ में मनुस्मृति। तो उन्होंने कहा कि संविधान को खतरा जो है वो इस तरीके के राजनीतिक दलों से है जिन लोगों ने इसको अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही। दोस्तों, मायावती जी ने दोस्तों आरक्षण का बिल जो था उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एससी एसटी जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का बिल था वो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी को घेरने का बहन जी के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कभी गेस्ट हाउस कांड की याद दिला देती हैं बहुत ज़्यादा जब वो रुष्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा जब उनको कुछ तीखा हमला करना होता है, या फिर वो एससी एसटी आरक्षण में जो सब कैटेगराइजेशन का मामला है और रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो मामला है, तब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को एक तरीके से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खारिज कर दिया। 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है उस पर मायावती जी ने सीधे तौर पर कहा कि आज देश में 80 करोड़ लोगों को बेरोजगारी के कारण अनाज और रोजी रोटी के लिए सड़कों पर रहना पड़ रहा है। मौजूदा समय में देश में छात्र, युवा, किसान, मजदूर और महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान हैं। अगर सत्ताधारी पार्टियों ने संविधान को सही तरीके से निभाया होता तो रोजगार को लेकर के काम किया होता तो इस तरीके की स्थितियां नहीं बनती। मायावती जी ने सीधे तौर पर दोस्तों कहा कि अगर जो है संविधान जो है वो विफल नहीं है, विफल ये सारी पार्टियां हैं जो संविधान को फेल बताने की कोशिश कर रही हैं। सीधे तौर पर बहन जी ने तमाम सारे मुद्दों पर बात की। तो ये तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा इस तरीके से कि बाबा साहब ने जब अपनी आवाज उठाई तो उस वक्त किस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया गया, कानून मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, और फिर इवन यहाँ तक कि उनको संसद में भी बोलने नहीं दिया गया और मजबूरी में आकर के बाबा साहब ने मीडिया में आकर के अपनी बात रखी। और उसी से सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने राज्यसभा से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उस बात को जोड़ा और उन्होंने कहा कि जब हमने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की आवाज उठाने की कोशिश की, वहां पर जब हमारी आवाज नहीं सुनी गई और मैंने जो है वो इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से सीधा हमला, सीधा प्रहार कांग्रेस पार्टी पर यह करके किया गया। तो इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा करीबियत की अभी फिलहाल गुंजाइश नहीं है, हालांकि 2 साल का वक्त है चुनाव में। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है ये कि मायावती जी ने 15 जनवरी को लेकर के एक चर्चा चल रही है कि मायावती जी अपना संगठन का, पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी विस्तार करने जा रही है और इस विस्तार के तहत जो है पार्टी ने अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ, देखिए मायावती जी की भाषा, मायावती जी का लहजा जो 24 का रिजल्ट आया उसके बाद तुरंत कुछ और था और आज की तारीख में कुछ और है। वो अपनी प्रेस रिलीज में जो बीच में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जिक्र करने लगी थी, अब वो गाहे बगाहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं। फिर से एक बार वही बात इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज का जो अखिल भारतीय मोर्चा है उसको साथ में जोड़ने की तैयारी हो गई, उसका फैसला लिया गया। इसका मतलब ये है कि बहन जी एक बार फिर से पुराने वाले फॉर्मूले पर वापस लौट रही हैं, चाहे वो मुस्लिम्स को जोड़ने की बात हो, चाहे वो सवर्णों में ब्राह्मणों को जोड़ने की बात हो, या फिर ओबीसी समाज को जोड़ने की बात हो। ओबीसी समाज को जोड़ने की बात की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से और बहुत अहम बात निकली। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने के नाम पर कांग्रेस पार्टी को मायावती जी घेर रही थी, तो इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर वीपी सिंह साहब का नाम लिया। उनकी सरकार ने, उन्होंने कहा कि बसपा के प्रयासों के बाद जो है उनकी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया और वीपी सिंह और मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थीं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस दौरान इस वजह से आप देखेंगे तो बहन कुमारी मायावती जी ने इन सारे समीकरणों को, सारे
बातों को एक साथ कोलेट करके ओबीसी समाज को और दलित समाज को जो थोड़ा बहुत छिटका हुआ है या बिखरा हुआ है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो, चाहे और तमाम सारी चीजें हों, उसको एक साथ जोड़ने की कोशिश की। तो ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को इस तरीके से बहन जी ने को जोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने का उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया। बड़ा आप ये समझिए कि ये बड़ा समझदारी वाला फैसला है। बहुजन समाज पार्टी लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है और ये सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो किसी कॉरपोरेट घराने से, किसी बड़े बिजनेस फैमिली से वो पैसा नहीं लेती, वो चंदा नहीं लेती है। क्राउड फंडिंग पे अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के जरिए वो अपने पैसे लेती है, एक फीस लेती है और इसी के आधार पर पार्टी चलती है। तो सीधे तौर पर बहन जी ने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं और इसलिए अगर एक साथ ये चुनाव होंगे विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, तो प्रचार और तमाम सारी चीज़ों में जो खर्च होगा वो आधा हो जाएगा और इससे हमें चुनाव लड़ने में बहुत सहूलियत मिलेगी। एक दो चर्चाएं और चल रही हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी अपने प्रवक्ताओं को अब टीवी डिबेट में बसपा के नाम से भेजना शुरू करेगी। बसपा अपने लोगों को भेजती है, बसपा के नेता डिबेट्स में बैठते हैं लेकिन वो बतौर प्रवक्ता नहीं बैठते, इसलिए पार्टी का जो विजन होता है, जो वर्जन होता है, वो क्लियर हो नहीं पाता है। और कहा जा रहा है कि तमाम सारे लोगों ने बहन जी से इस बात को लेकर के चर्चा की है कि अब जो है, चूंकि चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है और कुछ नए फैसले लेने की जरूरत है, उसमें प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में भेजना, तमाम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखना, इन सब चीजों को लेकर के सीधे तौर पर बहन जी से बात की गई है। एक और बात थोड़ा सा आगे बढ़ी सोशल मीडिया को लेकर के कि आईटी सेल का गठन किया जाए और आईटी सेल के जरिए ही जिसको जो भी अपना बयान देना हो वो अपना बयान दे, आईटी सेल उसको पास करे और अपने हैंडल से उसको भेजे और वही उसी बात को उसका आधिकारिक बयान बसपा का माना जाए। देखिए, टीवी डिबेट्स में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तमाम तरीके के एजेंडे चलते हैं। अगर वहां पर बसपा के लोग नहीं भी जाते हैं तो ये जो सुझाव है बहुजन समाज पार्टी के सामने कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता आकर के अपनी बात कहें, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसको बाकायदा पहले देखा जाए, समझा जाए कि क्या ये पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से उसके मुताबिक ये बयान है, और वो जैसे हो जाए उसको तुरंत जो है आप अपने बीएसपी आईटी सेल के हैंडल से, उसके प्लेटफॉर्म से आप उसको सर्कुलेट कर दें, वो ऑटोमेटिकली हर जगह फैल जाएगा। इस तरीके से टीवी में चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ डिजिटल मीडिया में भी बहुजन समाज पार्टी का एक जबरदस्त तरीके से पेनिट्रेशन बनेगा। तो इस तरीके के दोस्तों कुछ सुझाव भी बहुजन समाज पार्टी को दिए गए हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि 15 जनवरी के बाद बहुजन समाज पार्टी इस तरीके के कुछ नए फैसले ले सकती है। हाल फिलहाल में तमाम सारे ऐसे फैसले हुए जिसमें सुपर 30 फॉर्मूले की बात कर लें तो उसमें सीधे तौर पर हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी जहां जहां मजबूत है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तमाम सारे ऐसे स्टेट जहां बहुजन समाज पार्टी के फुटप्रिंट्स हैं, जीत दर्ज की है, वहां पर सबसे पहले चरण में सीधे तौर पर 30-30 विधानसभा सीटों के चंक में, 30-30, 40-40 विधानसभा सीटों के चंक में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि मान लीजिए कि 30 सीटें जो हैं उन पर बहुत अच्छा पहले प्रदर्शन कर सकती है बसपा, तो सबसे पहले उनको मजबूत किया जाए, फिर सेकेंड फेज में 30 और उससे कमजोर वाली। तो इस वाले प्लान पर भी बसपा काम करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा 15 जनवरी को मायावती जी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से यह भी कहा जा रहा है कि भैया जो 15 जनवरी का दिन है उस दिन आर्थिक सहयोग भी पार्टी फंड में दिया जाए कार्यकर्ताओं के द्वारा, ताकि बहुजन समाज पार्टी जो इतने दिनों से सत्ता से बाहर है उनके लिए भी, उसके लिए भी कुछ आगे की रूपरेखा, आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर थी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आता है और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। बहरहाल अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।